शाही दरबार में भाग्योदय हो रहा था। सभी का मत था कि भाग्य श्रेष्ठ है, लेकिन बीरबल का मत था कि मनुष्य अपने साहस से अपना भाग्य बदल सकता है। बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक हाथी चालक को बुलाया और कहा, देखो, बीरबल प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाता है और जिस रास्ते से वह जाता है वह इतना संकरा है कि दोनों तरफ जाना असंभव है। जब बीरबल उस पर चले तो अपने एक को भेज देना सड़क के दूसरे छोर से हाथी। अगले दिन हाथी चालक एक हाथी को सड़क के दूसरे छोर पर ले गया। जब बीरबल सड़क के बीच में पहुंचे तो हाथी चालक ने हाथी को अपनी छड़ी से घायल कर दिया। हाथी आक्रामक हो गया और संकरी सड़क पर दौड़ने लगा। हाथी को अपनी ओर दौड़ता देख बीरबल बहुत डर गए, लेकिन फिर भी वह हिम्मत न हारते हुए इधर उधर देखने लगा। वहां बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता कमजोर लग रहा था। उसने तुरंत कुत्ते को उठाया और हाथी पर फेंक दिया। कुत्ता हाथी की गर्दन पर गिर गया। उसके नुकीले पंजे हाथी की गर्दन में घुस गए। हाथी इतना भ्रमित हो गया कि वह पीछे हटने लगा। हाथी की उलझन का फायदा उठाकर बीरबल पीछे मुड़ा और दरबार की ओर भाग गया। जब बादशाह ने बीरबल को देखा तो बोले, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। साहस से किसी का भाग्य बदला जा सकता है। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन यदि हाथी मुझे अपने पैरों तले कुचल देता तो क्या होता? कार्य करने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए। 25। एक बुरी आदत। बीरबल को तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी। अक्सर उन्हें इसकी एक चुटकी चबाते हुए देखा जा सकता है। बादशाह बीरबल की इस आदत के बहुत खिलाफ थे। एक दिन जब बीरबल और अकबर टहल रहे थे तो उन्हें कुछ तंबाकू के पौधे मिले। पौधों के पास एक गधा खड़ा था। उसने पौधों को सूंघा और आगे बढ़ गया। गधे को देखना। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, तंबाकू चबाना कितना बुरा है। उस गधे को भी यह पसंद नहीं है। बीरबल ने चुपचाप अपनी तंबाकू की थैली निकाली और उसमें एक चुटकी तंबाकू डाल दी उसके मुंह में। फिर उसने सीधे सम्राट की ओर देखते हुए कहा, आप हैं। ठीक है महाराज। गधा तंबाकू बिल्कुल नहीं चबाता। अगली सुबह बादशाह अकबर और बीरबल फिर सैर के लिए निकले। सर्दी का मौसम था और मौसम बहुत ठंडा था। बादशाह ने बीरबल से कहा, आज बहुत ठंड है ना? हाँ महाराज, 2 मुट्ठी ठंड है। इसका अर्थ क्या है? सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, सामने देखिए। सम्राट ने देखा और पाया कि एक आदमी अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर अपनी बगल में दबाए जा रहा है। तब जाकर बादशाह को समझ आया कि बीरबल वास्तव में क्या कहना चाहता था। सारी सृष्टि। 26। मिट्टी पर पैर। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में आए और नियमित कार्य में भाग लेने लगे। तभी एक दूत संदेश लेकर आया कि वह सम्राट को अपने महल में देखना चाहती है। जब सम्राट रानी के महल की ओर प्रस्थान करने के लिए खड़ा हुआ तो सभी दरबारियों ने उसे शुभकामनाएं दीं। बीरबल भी यही चाहते थे, लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने एक तिरछी मुस्कान दी, जिसे बादशाह ने देख लिया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने तुरंत बीरबल को आदेश दिया कि वह तत्काल प्रभाव से अपने राज्य से बाहर निकल जाए और अपने राज्य की मिट्टी पर कदम न रखे, अन्यथा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और राज्य छोड़ दिया। बीरबल को दरबार से निकले हुए कई महीने बीत गए। अब तक बादशाह का गुस्सा शांत हो चुका था, इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस लाने का फैसला किया और उसे खोजने के लिए राज्य में हर जगह अपने दूत भेजे।
एक दिन जब सम्राट बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी को महल की ओर आते देखा। उन्होंने देखा कि गाड़ी में बीरबल टिंग थे। गाड़ी रोक दी गई। बादशाह ने गुस्से में बीरबल से पूछा, इरबल, तुम राज्य में वापस क्यों आए हो? महाराज, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उसी दिन चीन के लिए रवाना हुआ था जिस दिन आपने मुझे अपने दरबार से बाहर निकाला था। मैंने अपनी गाड़ी के फर्श को चीन की मिट्टी से ढक दिया था और अब मैं उसी पर रहता हूँ। इसी कारण से और आपके आदेशों का पालन करते हुए भी मैं तेरी धरती पर कदम न रखा, तब से गाड़ी में ही बैठा हूँ। बीरबल के उत्तर से बादशाह प्रसन्न हुए। वह मुस्कुराए और उसे अगली सुबह से दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। तेरा सबसे मूल्यवान चीज। एक बार महारानी के भाई ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो उसने अपने बहनोई को राजधानी छोड़कर चले जाने और फिर कभी वापस न आने का आदेश दिया। हालांकि रानी का भाई, जो एक दरबारी भी था, महल छोड़ना नहीं चाहता था। उसे शाही जीवन की सारी सुख सुविधाएं और कहाँ मिलेंगी? रानी की सिफारिश पर उन्हें दरबारी नियुक्त किया गया। अब जब वह दोषी पाया गया तो बादशाह उस पर क्रोधित हुआ। वह अपनी बहन रानी के पास गया और उससे अनुरोध किया कि वह सम्राट के पास जाए और उससे अपने आदेश वापस लेने का अनुरोध करे। रानी इस बात से चिंतित और दुखी थी कि उसके भाई ने एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया था। अकबर महिलाओं का बहुत आदर करता था। वह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी व्यक्ति किसी महिला का अपमान कर रहा हो, लेकिन रानी ने अपने भाई की खातिर एम्पेरो के पास जाने का फैसला किया। रानी ने दया के लिए बेरोर से अनुरोध करने के बजाय उससे बहस करते हुए कहा कि उसका भाई इमाम शाही परिवार से है और इसलिए उसे शराब के साथ दुर्व्यवहार करने का पूरा अधिकार है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। रानी ने मांग की कि उसके भाई को महल में दरबारी के रूप में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन सम्राट ऐसे तर्कों के आगे झुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके विपरीत एक शाही व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक अनुशासित होने की आवश्यकता होती है। अब आपने भी अपनी अन्यायपूर्ण मांग और अशिष्ट व्यवहार से मुझे नाराज कर दिया है। आपको भी 2 दिनों के भीतर इस महल को नहीं छोड़ना होगा। चूंकि तुम मेरी रानी हो, इसलिए मुझे इस महल से अपनी पसंद की कोई भी कीमती वस्तु अपने साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। आंखों में आंसू लिए रानी सम्राट के कमरे से बाहर निकली। क्या हुआ बहन? उसके भाई से पूछा। मैं आपकी खातिर सम्राट के पास गई और उनसे कहा कि एक शाही व्यक्ति को शरारती और घमंडी बनने का अधिकार है, रानी ने कहा। यह सुनकर सम्राट भी मुझ पर क्रोधित हो गए और मुझे 24 घंटे के भीतर महल छोड़ने का आदेश दिया। अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है, रानी रोने लगी। केवल बीरबल ही आपकी मदद कर सकता है, महाराज, एक नौकरानी ने सुझाव दिया। नहीं, रानी का भाई चिल्लाया। मुझे बीरबल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि बादशाह उससे इतना प्यार क्यों करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल का नाम सुझाना उनका सही है। फिलहाल वह इस दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बुरे समय में हमारी मदद कर सकते हैं। उनकी मदद लेना उचित है, रानी के भाई ने सोचा। बीरबल को रानी के कक्ष में बुलाया गया। रानी ने बीरबल को पूरी कहानी सुनाई और उनसे कोई रास्ता निकालने का अनुरोध किया ताकि बादशाह अपना आदेश वापस ले लें। क्या उसने तुम्हें अपनी पसंद की सबसे कीमती चीज अपने साथ ले जाने के लिए कहा था? बीरबल ने पूछा। हाँ, उसने किया, रानी ने उत्तर दिया। लेकिन 40 से अधिक कीमती क्या है? वो एक विवाहित महिला अपने पति से अधिक? बिल्कुल, बीरबल ने कहा। आपको अपने साथ ले जाना चाहिए।
तब बीरबल ने रानी को अपनी योजना बताई और उसे उसके अनुसार कार्य करने के लिए कहा। योजना के अनुसार पेय में थोड़ी सी नींद लाने वाली दवा मिलाकर सम्राट को दी जानी थी। रानी ने तदनुसार शरबत के एक गिलास में गलीचा मिलाया और सम्राट को देते हुए कहा, मैं खा रही हूँ। कृपया मेरे द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया शरबत का यह गिलास पिएं। बादशाह ने शरबत पिया और कुछ देर बाद सो गए। तब रानी ने अपने सेवकों की सहायता से सम्राट को पालकी में बिठाकर बाहर निकाला और अपने सेवकों को उसे ले जाने का आदेश दिया। रानी अपनी पालकी में बैठ गई और फिर उनके सभी नौकर और राजमहल शाही महल से बाहर आए और कुछ दूरी पर एन के पिता के घर की ओर बढ़े। रानी के पिता अपने घेतर के अचानक आने से आश्चर्यचकित हो गए। तभी उसकी नजर पालकी में सो रहे सम्राट पर पड़ी। वह यह सब देखकर अवाक रह गया और मुश्किल से एक शब्द भी बोल सका। रानी ने महल में जो कुछ हुआ था वह सब अपने पिता को बताया। उसने उसे बताया कि यह बीरबल ही था जिसने उसे दवा के प्रभाव में बादशाह को सुलाने के लिए ले जाने की सलाह दी थी। लेकिन जब सम्राट जाग जाएगा क्या होगा? एन के पिता ने कहा, वह तुम्हें अवश्य सजा देगा। अब जब मैं उसे यहाँ ले आई हूँ तो मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, रानी ने कहा। सम्राट को अंदर ले जाओ। सम्राट को अंदर ले जाया गया। सम्राट जाग गया और उसे आश्चर्य हुआ कि वह अपने आप को अपनी ससुराल में पाया और रानी उसके पास बैठी थी। पेरोर क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं सिर काटना चाहता हूँ। रानी ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ऐसा आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लें। हाँ, यह 41 है, सच है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। आपने मुझे वह सच्ची चीज लेने की अनुमति दी जो मुझे लगा कि वह अनमोल है और वह मेरे लिए है। मेरे लिए कोई भी महिला हो, उसके लिए उसका पति सबसे कीमती होता है। मेरे लिए आप सबसे कीमती हैं और साथ ही आप मेरे लिए सबसे प्रिय भी हैं। कोई भी सोना या हीरा मुझे उतना खुश नहीं कर सकता जितना आपका प्यार और साथ। मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है। जब मैंने छोड़ा महल, मैं अपने साथ वह चीज ले गया जो मेरे लिए सबसे कीमती थी। सम्राट ने तुरंत अनुमान लगाया और समझा कि रानी को इस तरीके से कार्य करने के लिए किसी ने सिखाया था और यह सुझाव देने वाला कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है। रानी ने इस प्रकार की युक्ति से पूछा, क्या वह बीरबल था जिसने तुम्हें मुझे सोने के लिए भेजने और मुझे यहाँ लाने की सलाह दी थी? रानी ने कहा, हाँ। बादशाह ने कहा, आप और आपका भाई हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करते रहे हैं और फिर भी संकट की घड़ी में उन्होंने ही आपकी मदद की है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वहां एक दिन रुकने के बाद सम्राट और रानी राजधानी लौट आए। रानी के भाई को भी इस चेतावनी के साथ शाही क्षमादान दिया गया कि उसे दूसरों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। रानी के सम्मान को बचाने में समय पर मदद के लिए भाई और बहन दोनों ने बीरबल को धन्यवाद दिया। सारी सृष्टि। 14 जानवरों के बिना एक जंगल। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी दरबार में काम का अधिक दबाव होता तो वह सेवानिवृत्त हो जाते और राजधानी से बाहर जंगल में कुछ समय बिताने, जानवरों का पीछा करने और उनका शिकार करने के लिए चले जाते। सैकड़ों आदमी ढोल बजाते हुए जंगल के एक हिस्से को घेर लेते थे और जानवरों को सम्राट की ओर ले जाते थे। अकबर अपने हाथी की पीठ पर सुरक्षित बैठकर उनका शिकार करता था। वह अपने भाले या धनुष बाण से जानवरों पर गोली चलाता था। अकबर एक ही दिन में कई जानवरों को मार डालता था। जब बाकी लोग बादशाह की निशानेबाजी की प्रशंसा करते तो बीरबल चुप रहते।
उसे सम्राट का बिना सोचे समझे जानवरों को मारना पसंद नहीं था। उन्हें उन जानवरों पर दया आती थी जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और इंसान हमेशा ऐसे असहाय जानवरों को मारने में आनंद लेते थे। बीरबल को अकबर के साथ शिकार पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन अकबर हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि बीरबल भी उनके साथ शिकार के लिए चलें। एक दिन अकबर अपने हाथी पर सवार होकर जंगल में जा रहा था। बीरबल दूसरे हाथी पर सवार थे। अकबर हमेशा की तरह शिकार कर रहे थे और उन्होंने बीरबल को भी साथ आने का आदेश दिया था। इस बार बीरबल को एक युक्ति सूझी। अचानक अकबर ने देखा कि बीरबल अपने हाथी से उतर गया है। बीरबल कहाँ है? अकबर ने अपने अंगरक्षक से पूछा। अंगरक्षक ने अपनी उंगली एक पेड़ की ओर इंगित की। वह वहां एक पेड़ के नीचे खड़ा है, महाराज, अंगरक्षक ने कहा। वह पेड़ पर क्या देख रहा है? अकबर से पूछा। ऐसा लगता है कि वह पक्षियों को देख रहा है। बीरबल, इधर आओ, अकबर ने कहा। जब बीरबल आए तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम पेड़ पर क्या देख रहे थे? पक्षियों को, महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। मैं पक्षियों की आवाज सुन रहा था। 2807 सुबह के 11:12। सुनील कुशवाहा 731867। सम्राट का मूल्य। एक दिन भेष बदलकर राजधानी में घूमते हुए सम्राट ने दो व्यक्तियों के बीच हो रही बातचीत को सुना। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जब तक सही समय नहीं आएगा तुम मेरी कीमत नहीं समझोगे। अचानक बादशाह अकबर के मन में विचार आया कि अगर एक आदमी की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है तो मेरी अपनी कीमत क्या होगी। वह महल लौट आया और दरबार में प्रश्न पूछा, मेरा मूल्य क्या है? कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। अंततः सभी बीरबल की ओर देखने लगे। हालांकि बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, केवल एक जौहरी ही आपको बता सकता है। तुरंत राजधानी के सभी जौहरियों को दरबार में बुलाया गया। सम्राट ने उनसे वही प्रश्न पूछा। सम्राट का प्रश्न सुनकर वे सभी भ्रमित हो गए। आखिरकार एक बुजुर्ग जौहरी ने उत्तर दिया, महाराज, यह काम काफी कठिन है, कृपया हमें 8 दिन का समय दें। उसी शाम वह और अन्य सभी जौहरी बीरबल के पास गए और उनसे समाधान खोजने का अनुरोध किया। बीरबल ने उन्हें मामले में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाद में वह टकसाल में गया और सामान्य मोहरों की तुलना में संभवतः भारी और बड़ा सोने का सिक्का ले आया। जब सिक्का तैयार हो गया तो उसने इसे अन्य 100 नियमित सोने के सिक्कों से भरे बैग में रख दिया। उसने जौहरियों को बुलाया और उन्हें दे दिया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि अगले दिन दरबार में क्या करना है। तदनुसार जौहरी सिक्कों का थैला और तराजू लेकर दरबार में पहुंचे। जौहरियों का सरदार तराजू पर एक के बाद एक सोने के सिक्के तौलने लगा। फिर आखिरकार उसने भारी सोने का सिक्का निकाला और उसे तौलते हुए कहा, महाराज, यही आपका मूल्य है। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, क्या मैं केवल एक सोने के सिक्के के लायक हूं? जौहरी ने तब उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह सिक्का अद्वितीय है। अन्य सभी सिक्के समान हैं, लेकिन यह बाकियों से अलग है। उसी तरह आप अन्य सभी आम लोगों से अलग हैं। इसलिए जैसे इस सिक्के की कीमत बाकियों से ज्यादा है, आपकी कीमत आम प्राणियों से ज्यादा है। जौहरी के चतुराईपूर्ण उत्तर से सम्राट प्रसन्न हुआ। 72 पंडित की पराजय। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक पंडित आए। उन्होंने कई सोने के कंगन पहने हुए थे। उसने सम्राट के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने विभिन्न राज्यों के कई पंडितों और विद्वानों को बहस में हराया है और ये कंगन जीते हैं। अब मैं आपके दरबार के विद्वानों का सामना करना चाहता हूं। अगर मैं जीत गया
तो आप देंगे। इनाम के तौर पर मुझे एक सोने का कंगन दो, और अगर मैं हार गया तो मेरे सारे कंगन तुम्हारे हो जाएंगे। बादशाह ने बड़ी दिलचस्पी से उसकी बात सुनी और फिर बीरबल को बुलाया। बीरबल बहस के लिए तैयार होकर पंडित के सामने खड़े थे। पंडित का पहला सवाल था, आमतौर पर किसी का दिमाग उसके सिर में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वह अपनी जगह छोड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? बीरबल ने एक क्षण सोचा और कहा, जब कोई बूढ़ा हो जाता है। पंडित ने फिर सवाल किया, शर्म हमेशा आंखों में होती है, लेकिन कभी कभी अपनी जगह बदल लेती है। ऐसा क्यों होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति शर्मनाक व्यवहार करता है तो उसकी शर्म अपनी जगह छोड़ देती है। पंडित ने कहा, अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो। साहस हमेशा किसी के शरीर में होता है, लेकिन अक्सर वह शरीर छोड़कर कहीं और चला जाता है, ऐसा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति किसी चीज से डरता है तो साहस अपना स्थान छोड़ देता है। फिर पंडित ने पूछा, अब यहाँ अंतिम प्रश्न है। शक्ति व्यक्ति के शरीर में होती है, लेकिन वह अपना निवास स्थान कब छोड़ती है? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ताकत उसका साथ छोड़ देती है, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल के बुद्धिमानी भरे जवाब के आगे पंडित को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने दरबार में अपने सारे कंगन उतार दिए और राज्य छोड़ दिया। अनुकरणीय, असाधारण गहना। दिल्ली शहर में विवेकचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठने में माहिर था। एक बार गुजरमल नामक व्यापारी को विवेकचंद ने धोखा दे दिया। विवेकचंद ने उसे कई बुराइयों और नशे का शिकार बना लिया। उसने अपना पैसा शराब और नशीली दवाओं पर बर्बाद कर दिया। शीघ्र ही गुजरमल बीमार हो गया और कंगाल हो गया। यह सब विवेकचंद के भाई सोहनचंद को पता था, इसलिए डर रहा हूं। देरसवेर सोहनचंद उसके खिलाफ शिकायत करेगा। सम्राट के दरबार में विवेकचंद ने उससे छुटकारा पाने का निर्णय लिया। एक दिन दोपहर के भोजन के लिए सोहनचंद से मुलाकात की और फिर उन पर रब चुराने का आरोप लगाया। उसके घर से 20,000 रु उसने अदालत में सोहनचंद के खिलाफ गवाही देने के लिए 4 लोगों को रिश्वत भी दी। जब उन्होंने न्याय की गुहार लगाई तो बीरबल ने उन सभी को बुलाया और जांच शुरू हुई। बीरबल ने सबसे पहले गवाह को दरबार में बुलाया। वह एक मोची था। बीरबल ने उससे पूछा, बताओ माणिक का आकार क्या था? मोची ने अपने जीवन में कभी माणिक नहीं देखा था। उसने कहा, महाराज, माणिक चमकदार था और मेरे जूते जितना बड़ा था। उसके उत्तर पर बीरबल मुस्कुराया। फिर उन्होंने एक और गवाह को कोर्ट के अंदर बुलाया। दूसरा गवाह एक दर्जी था। बीरबल ने उससे पूछा, मुझे बताओ, जो माणिक चोरी हुआ था वह कितना बड़ा था? लेकिन दर्जी को भी नहीं पता था कि माणिक कैसा दिखता है। उसने एक पल सोचा और कहा, महाराज, यह नीले रंग का और धुरी के आकार का था। अब बीरबल को यह स्पष्ट हो गया कि वे सभी नकली गवाह थे। फिर उसने तीसरे गवाह को बुलाया। वह एक नाई था। जब बीरबल ने उससे माणिक के आकार के बारे में सवाल किया तो वह काफी भ्रमित हुआ। उसने कहा, महाराज, माणिक मेरे सिर जितना बड़ा था। बीरबल मुस्कुराए और चौथे गवाह को बुलाया। वह एक बढ़ी था। जब उनसे चुराए गए माणिक के आकार का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, माणिक काफी बड़ा था, मेरे सिर के आकार के बराबर। यह सुनकर बीरबल अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने चारों गवाहों को फटकारा और 10-10 कोड़े मारने की सजा दी। उसने उन्हें धमकी दी कि या तो सच बोलें या अधिक सजा भुगतें। चारों गवाह डर गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी माणिक नहीं देखा। सोहनचंद के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए विवेकचंद ने उन्हें रिश्वत दी थी। तदनुसार सोहनचंद को सम्मानपूर्वक घर वापस भेज दिया गया और विवेकचंद को जेल में बंद कर दिया गया। 79 गाने वाला फकीर। एक बार एक अज्ञात फकीर संत घूमते हुए सम्राट के महल में आया और छत पर बैठ गया। वह प्रार्थना कर रहा था और गा रहा था। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने वहां से जाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। नौकरों ने उससे महल छोड़ने को कहा, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। चूंकि वह एक फकीर था, इसलिए उसे महल से बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग करना संभव नहीं था। नौकर सोच रहे थे कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी बीच बादशाह महल में पहुंचे और फकीर से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, हे पवित्र महोदय, यह एक महल है, धर्मशाला नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप जहां भी उचित समझें बैठकर ध्यान करना शुरू कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। फकीर ने बादशाह की ओर देखा और शांत भाव से पूछा, महाराज, आपसे पहले इस महल पर किसने कब्जा किया था? बादशाह अकबर ने उत्तर दिया, पहले इस महल पर मेरे दादाजी का कब्जा था। बाद में मेरे पिता ने इस महल पर कब्जा कर लिया और अब मैं यहाँ रहता हूँ, और मेरे बाद भगवान की कृपा से मेरे बेटे और मेरे पोते भी यहीं रहेंगे। हम तो फकीर ने चिल्लाकर कहा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति आता है और दूसरा चला जाता है। तो क्या यह धर्मशाला नहीं है? यह दुनिया भी एक धर्मशाला की तरह है। हम सभी मेहमान की तरह हैं। हम यहाँ कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद अन्य लोग आते हैं रहने के लिए। यह दुनिया है, इसलिए यह कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि यह मेरा घर है और यह तुम्हारा है। तुम वास्तव में यह दावा करने वाले मूर्ख हो कि यह तुम्हारा महल है। फकीर की व्याख्या से बादशाह अवाक रह गए। फकीर सचमुच बहुत ज्ञानी था। तभी फकीर ने अपनी नकली दाढ़ी और भेष हटा दिया। दरअसल वह फकीर के वेश में बीरबल ही थे। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और खुले दिल से उसकी प्रशंसा की। 80 मन में क्या है? एक बार सम्राट ने घोषणा की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई है जो दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है। यदि कोई है जो ऐसा कर सकता है तो उसे 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। तुरंत देश भर से जाने माने ज्योतिषी और भविष्यवक्ता इनाम पाने के लिए अकबर के दरबार की ओर जाने लगे, लेकिन दरबारियों ने उन्हें इसे जीतने नहीं दिया। जब भी कोई प्रतियोगी ठीक ठीक बताता कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो संबंधित व्यक्ति यह कहकर इनकार कर देता कि वह कुछ और सोच रहा है। अंततः एक गरीब ब्राह्मण देश के सुदूर भाग से दिल्ली पहुंचा। वह दूसरे लोगों का मन पढ़ने में माहिर थे, लेकिन जब वह दिल्ली पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दरबारी चालाकी से सच्चाई से इनकार कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में बीरबल की मदद लेने का फैसला किया। बीरबल ने ब्राह्मण को कोई भी सलाह देने से पहले उसके ज्ञान और कौशल की परीक्षा ली। तब उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हें एक विचार दूंगा। ब्राह्मण ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी। फिर वह दरबार में आया और बादशाह को दरबार में आने का उद्देश्य बताया। बादशाह ने एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए पूछा, मुझे बताओ, यह कौन सा व्यक्ति है? इस समय क्या सोच रहा हूँ? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल यही व्यक्ति क्यों? क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि इस दरबार में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है? और इसका एक ही उत्तर है। सम्राट ने सोचा कि ब्राह्मण बहुत चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। मुझे प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक उत्तर में बताओ, सम्राट ने कहा। हालांकि अगर आपका जवाब गलत निकला तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सहमत महाराज।
इस आग्रह में प्रत्येक दरबारी के मन में केवल एक ही विचार होता है, और वह यह है कि सम्राट दीर्घायु हो और उसका राज्य हमेशा के लिए समृद्ध होता रहे। आप दरबारियों से कह सकते हैं कि क्या मैं कहो सही है या गलत। अब किस दरबारी में यह कहने का साहस था